सीमा बहुत खुश थी। सीमा की नई नई शादी हुई थी और सीमा के पति राजू ने उससे वादा किया था कि वो उसे जल्द ही हनीमून पर लेकर जाएगा। एक रोज सीमा अपने पति राजू से कहती है, आपने कहा था शादी के 15 दिन बाद ही हनीमून पे चलेंगे, लेकिन अब तक बताया ही नहीं कि हम हनीमून पे कब चलेंगे। देखो अभी तो मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलने वाली, लेकिन हाँ जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि मुझे छुट्टी मिल जाए। उसके बाद मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, पक्का वादा। मैं तो देख ही रही हूँ कि आप मुझे कब घूमने के लिए लेकर जाने वाले हैं, वरना सच कहूँ तो मैं आपसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। हर दिन कोई न कोई बहाना बनाकर बस दिन काट रहे हो आप। देखो मैं तुम्हें बताना भूल गया था, लेकिन ऑफिस की तरफ से मुझे कुछ दिनों की छुट्टी भी मिलेगी और कुछ पैसे भी मिलेंगे जिससे मैं घूमने जा सकता हूँ। लेकिन इस बार हम गोवा, मनाली, नैनीताल नहीं जाएंगे, हम सीधा जाएंगे हनीमून मनाने के लिए लंदन। मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कब लेकर जाते हो, मैं भी इंतजार ही कर रही हूँ। अपनी पत्नी को नाराज देखकर राजू भी मन बनाता है कि वो जल्द से जल्द अपनी पत्नी को घुमाने लेकर जाएगा। लेकिन इधर जब सीमा को पता चलता है कि उसका पति उसको हनीमून पर लेकर कहीं बाहर जाने वाला है तो वो बहुत एक्साइटेड हो रही होती। अरे बहू, कब से आवाज लगा रही हूँ और तू है कि सुनती ही नहीं है। क्या कर रही थी और कहाँ थी अब तक? माँ जी, मैं ना अपने कमरे में थी और हनीमून के लिए पैकिंग शैकिंग कर रही थी। हनीमून पर जाने के लिए पैकिंग? लेकिन तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? माँ जी, पर उन्होंने तो कहा था हम हनीमून के लिए विदेश जाएंगे। जल्द ही उनके ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी और घूमने के लिए लंदन के ट्रिप पे जाएंगे। और क्या ही चाहिए। अरे बाप रे, इतना पैसा कहाँ से लाएगा मेरा बेटा? तुझे तो पता है कि वो कितना कमाता है जिससे घर का खर्चा निकल जाए। अब तुझे लेकर वो इतने महंगे देश जाएगा तो तुझे भी पता है, और उस खर्चे के लिए मुझे बेचना पड़ जाएगा। ये तो आप अपने बेटे से बात कीजिए माँ जी, क्योंकि मैं तो मन बना चुकी हूँ। मैं जल्दी विदेश लंदन जाऊंगी, अमेरिका जाऊंगी, लेकिन हनीमून भारत में नहीं मनाऊंगी। अरे बाप रे, बहू तू कितनी बेशर्म है। अपनी सास के सामने ना जाने क्या क्या बोले जा रही है। वही बोल रही हूँ माँ जी जो आपके बेटे ने मुझे बोला है। और भला इसमें शर्म की कैसी बात है? कल को आप दादी भी तो बनेंगी ना। अरे तू तो सच में बेशर्म है। जानकी और सीमा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला आते ही जानकी से कहती है, अरे क्या बात है, सास बहू में क्या खुशफुश हो रही है, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे विमला आजा बैठ। कैसी है तू और कितने दिनों बाद आई है? कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? वो सब छोड़ और बता, ठीक तो है ना तू? मुझे तेरी बहू कुछ ठीक नहीं लग रही। देख तो जरा आईने में देखकर ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रही है इंग्लिश में। लगता है मुझे ही इंग्लिश में गालियाँ दे रही है तेरी बहू। मुझे ये तो नहीं पता कि वो इंग्लिश में क्या बड़बड़ा रही थी, लेकिन तुझे गाली नहीं दे रही थी। अरे वो तो अंग्रेजी इसीलिए सीख रही थी क्योंकि वो विदेश जा रही है ना। अरे किस खुशी में तेरी बहू विदेश जा रही है? तो शादी के बाद घूमने नहीं जाते हैं क्या? वो क्या कहते हैं, हनीमून। अब देर शाम राजू घर आते ही सीमा को बताता है कि उसके बॉस ने उससे कहा है कि उसे 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी और ऑफिस की तरफ से लंदन की ट्रिप पर, जिस पर दोनों हनीमून जाने वाले हैं। अब तो जानकी को ये सब पता चलता है तो वो पहले तो जानकी अपने बेटे बहू को जाने से मना करती है, लेकिन जब दोनों में से कोई नहीं मानता तो जानकी भी उन्हें जाने की अनुमति दे देती है। लेकिन इधर सीमा विदेश जाने के लिए अपना वेशभूषा, चाल ढाल, बोलने का सब कुछ लैंग्वेज बदल लेती है। अब अगली सुबह शॉर्ट ड्रेस में सीमा अपनी सास के पास चाय लेकर जाती है और बोलती है, माँ जी ये लीजिए चाय, पीकर बताइए कैसी बनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब तूने पहन क्या रखा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तेरा ससुराल है और मायके वाले तुझे ऐसे कपड़े पहनने कैसे दे सकते हैं? माँ जी आपको पता है ना, आपकी बहू बहुत जल्दी परदेसी होने वाली है। अरे माँ जी, विदेश जाने के लिए कुछ तो बदलाव चाहिए ही ना। बदलाव का तो ठीक है, लेकिन तू तो अपने संस्कार ही भूल जा रही है। अभी यहाँ कोई आ गया, तुम तो मेरी नाक कटवा दोगी। जानकी ये बोल ही रही होती है कि तभी दूध वाला आ जाता है और जानकी अपनी बहू को छोटे कपड़े में देखकर बहू के आगे आकर खड़ी हो जाती है और सीमा भी अपनी सास के पीछे होती है। अरे अम्मा जी, जल्दी दूध ले लीजिए, लेट हो रहा है मुझे। तू दूध रख जा और जा, मैं उठा लूंगी। अरे माँ जी, कोई बर्तन तो दीजिए, दूध कैसे दूं? और आपके पीछे कोई है क्या? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे माँ जी, सब ठीक तो है ना? घबराए क्यों हो? तुझे जितना कहा गया है उतना कर। जानकी दूध वाले को इतना कहती है कि तभी सीमा अपनी सास के पीछे से निकलकर सामने आ जाती है
और दूध वाला जब सीमा को शॉर्ट ड्रेस में देखता है तो उसके हाथों से दूध का बर्तन ही गिर जाता है। अरे ये हम क्या देख रहे हैं बहू जी, आप तो बवाल लग रही हो। क्या बात है, क्या पहनी हो? कैसे लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना एकदम टिप टॉप विदेशी। अरे बहू जी, एकदम गर्दा उड़ा दे लू। देख रही है ना माँ जी, दूध वाला तक मेरी तारीफ कर रहा है, लेकिन आपको तो मैं पसंद ही नहीं आती और ना ही मेरे कपड़े। इसलिए तो मैं कह रही हूँ आप अपनी सोच बदलिए। जानकी ये सब देखकर अपना सर पीट लेती है। अब देर शाम जानकी का बेटा राजू घर आता है और जानकी अपने बेटे राजू को अपनी बहू की शिकायत लगाती है। देख, तुझे बहू को जहाँ लेकर जाना है लेकर जा, लेकिन यहाँ जो तमाशा हो रहा है ना, बहू को छोटी ड्रेस पहनकर देख लोग अपने घर से ताका झाकी कर रहे हैं, इसे तो कुछ कहता क्यों नहीं है? माँ आप भी ना, आज के समय में ऐसी बातें कौन करता है? ये पुराने जमाने के लोगों की तरह ना ये विचारधारा जो रखा है ना आपने, इसे छोड़ दो। अरे दुनिया मॉडर्न हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो ऐसे विचारधारा को लेकर जी रहे हैं। अरे माँ जी, आपको दिक्कत क्या है? मैं तो बस विदेश जाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर मुझे वहाँ के लोगों से बातचीत करनी होगी तो मैं कैसे करूँगी? वहाँ के कपड़े पहनने होंगे तो मैं कैसे पहनूंगी? उठना बैठना चलना फिरना ये सब कुछ अलग है, तो मुझे सब कुछ सीखना तो पड़ेगा ना। तो इसका मतलब तू जाने से पहले मेरी नाक कटवा कर ही मानेगी? अरे तुझे मैं जाने से तो मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन तू जाने से पहले ये जो परदेसियों वाली हरकत कर रही है ना, इसका क्या? सीमा की हरकतों से काफी परेशान हो चुकी थी जानकी। जानकी ने एक बार तो अपने बेटे बहू को विदेश ना जाने के लिए कह दिया था, लेकिन वो दोनों मान ही नहीं रहे थे। अब जानकी भी चाहती थी कि जल्द से जल्द दोनों विदेश के लिए निकल जाए, क्योंकि उसकी बहू के कपड़े और रंग ढंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। ऐसे ही समय बीत रहा था और समय नजदीक आ रहा था। सीमा भी चाहती थी कि वो जल्द से जल्द अपने पति के साथ लंदन जाए, लेकिन एक रोज राजू देर शाम जल्दी घर आ जाता है। अजी सुनिए ना, कल हमें विदेश के लिए निकलना है। मैंने तो पैकिंग कर ली है। आपको और कोई सामान रखना है तो आप बता दीजिए, मैं वो भी रख देती हूँ। लेकिन अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे? ये क्या मतलब है आपका? आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? बल्कि कल ही हम विदेश के लिए निकल रहे थे ना। अब तो ना चाह कर भी नहीं जा सकता मैं, क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे एक छोटी सी गलती के कारण काम से ही निकाल दिया। ये कैसा मजाक है? आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, और मैं तुमसे क्यों मजाक करूंगा? तुम क्या मेरी साली हो जो मैं तुमसे मजाक करूंगा? अरे पत्नी हो तुम मेरी। तुम्हें सच सच बता रहा हूँ मैं कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और अब तुम विदेश नहीं जा सकती। तुम्हारा जो सपना था ना ये परदेसी बहू बनने का, वो सपना ही रह गया। ये हुई ना बात, नहले पर दहला। पूरे 1 महीने से विदेश जाने की तैयारी में परदेशी हो गई। इसके चाल चलन रंग ढंग सब बदल गए थे। अब बता बहू, कहाँ जा रही है तू? मिल गई दिल को ठंडक? अगर मैं विदेश नहीं जा रही तो अब मैं मायके जा रही हूँ। बस बहुत हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मायके जाएगी तू। तेरे मायके वालों ने तो तेरे लिए वहाँ खजाना रखा होगा। अरे शादी में तो उनसे 1 रुपया खर्चा नहीं गया, तुझे विदेश जाने के लिए पैसे देंगे वो। सीमा जब सुनती है कि उसका पति उसे विदेश लेकर नहीं जा रहा और सास तो उसे ताने देकर खुश थी, तो बस ऐसे में सीमा अपने पहले से ही पैक सामान का बैग उठाती है और अपने मायके के लिए निकल पड़ती है। सुमन अपनी पड़ोसन चमेली के घर जाती है। अरे माला की बहू, तू यहाँ कैसे? आंटी जी, वो मैं चाय बना रही थी तो देखा चीनी खत्म हो गई, इसीलिए यहाँ आपसे मांगने आ गई। थोड़ी चीनी मिलेगी क्या? तू यहीं बैठ, मैं अभी लेकर आती हूँ। चीनी तो ले आना आप आंटी जी, लेकिन आपका बेटा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो तो अपने दोस्तों के साथ पार्क गया हुआ है, हर रोज ट्यूशन के बाद खेलने जाता है वहाँ। ध्यान रखना आप चमेली आंटी, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। क्या मतलब? जो भी बोलना है साफ साफ बोलना, बुरा मत मानना और अपने बेटे पर ज्यादा गुस्सा मत करना। वो मैंने कल नुक्कड़ पर आपके बेटे को दोस्तों के साथ सिगरेट पीते देखा था। वो तो इतना शरीफ है ना कि उसके आगे कोई सिगरेट भी पी रहा होगा ना तो वो वहाँ से चला जाएगा। अरे आंटी जी, विश्वास का ही फायदा उठा रहा है आपका बेटा। मैं बताना नहीं चाहती थी क्योंकि आप मानोगी नहीं, लेकिन बताना तो मेरा फर्ज बनता है ना। तूने बता दिया, ये बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बार ये घर आए पूछू तो क्या कर रहा था? अच्छा आंटी जी, बहुत देर रुक गई। सुमन चमेली के घर से चीनी लेती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। इतनी देर बाद सुमन को लौटते हुए देखकर माला कहती है, बहू तो चीनी मांगने गई थी या बनाने?
अरे इतनी देर में तो मैं बाजार से जाकर ले आती और चाय भी बनाकर पी लेती। तुझे इतना टाइम क्यों लग गया? क्या कर रही थी? माँ जी, मैं तो चीनी लेकर सीधा घर ही आ रही थी, लेकिन चमेली आंटी है ना, उन्होंने मुझे रोक लिया और फिर जो बातें करने लगी, मुझे जाने ही नहीं दे रही थी। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करती। बस बस रहने दे, तू ही मांगने जाती है और फिर गप्पे करने बैठ जाती है। इतनी बातें मारकर तेरा पेट नहीं भरता है क्या? जब देखो किसी न किसी के घर ही मिलती है। यहाँ सुमन चाय बनाकर लाती है और अपनी सास के साथ पीने लगती है। वहाँ चमेली का बेटा रोहन घर आता है तो चमेली उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, क्यों रे, तुझे इसीलिए बड़ा किया है क्या कि बाहर अपने नालायक दोस्तों के साथ जाकर आवारागर्दी करे, घर वालों की नाक कटवाए? बता, और क्या क्या करता है तू? अरे माँ, क्या हुआ? मुझे मार क्यों रही हो? अरे अरे, मैंने तो कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तो सिगरेट क्या तेरा बाप पीता है? तू अपना बैग चेक करवा, उसमें ही रखता है ना तू। माँ, मैं और सिगरेट? अरे ये किसने कह दिया आपको? और आप तो जानती हो ना अच्छे से कि मैं ये सब काम नहीं करता। अरे माँ, कुछ गलतफहमी हो गई है आपको। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक, मैं आज तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। बहुत अपनी मनमानी करने लग गया है, अपने माँ बाप की नहीं सोचा। ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। नवाब साहब को सिगरेट पीनी है, आज सिगरेट पी रहा है, कल को दारू पिएगा, फिर कहीं सट्टा लगाएगा ना। माँ, सच में ऐसा वैसा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। बोल, अब भी सिगरेट नहीं पीता? आई माँ लगती है माँ, लेकिन माँ मैं अभी यही कहूँगा कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ माँ। देख, तू मेरा लाडला बेटा है ना, अपनी माँ को सब बताता है, तो मुझे बता दे कि तू सिगरेट पीता है। मैं कुछ नहीं कहूँगी, ना ही तेरे पापा को बताऊंगी। अरे माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं पीता, आपकी कसम, मैं नहीं पीता सिगरेट। फिर वो सुमन क्यों कह रही थी कि तू अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेट पी रहा था? अरे माँ, वो मेरे दोस्त पी रहे थे, मैं तो साइड में खड़ा था, तभी उन्होंने देख लिया और उनको लगा मैं पी रहा हूँ। माँ, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। अगले दिन सुमन अपनी दूसरी पड़ोसन सेजल के घर जाती है और कहती है, अरे सेजल, वो मैं आज सबके लिए नमकीन चावल बना रही थी और ये बताना ही भूल गई कि कल ही चावल खत्म हो गए, थोड़े चावल दे दो। थोड़े क्यों, जितना मन करे उतना लो। अब खाने की चीज में क्या कम और क्या ज्यादा देखा जाता है। तुम तो इतनी अच्छी हो, फिर पता नहीं क्यों चमेली आंटी मुझे तुम्हारे बारे में इतना बुरा भला कहती हैं। मेरे बारे में बुरा बोल रही थी? क्या बोला चमेली आंटी ने? कुछ दिनों पहले बोले जा रही थी कि सेजल का दिल छोटा है, वो अपनी सास से काम करवाती है, पति को डरा कर रखती है और पता नहीं क्या क्या। सुमन वहाँ काफी देर तक बैठती है और चमेली के बारे में काफी कुछ कहती है और फिर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह चमेली प्रसाद लेकर सेजल के घर जाती है और उसे देती है। वैसे आंटी जी, प्रसाद की जरूरत तो आपको है, थोड़ी बुद्धि मिल जाएगी ना। क्या बोल रही है सेजल बहू तू? खुद जो अपने बेटे और पति पर अत्याचार कर रहे हो, वो अब मेरे बारे में बोल रहा है। मैं अपनी सास और पति को दबाती हूँ। अरे खुद को तो देख लो पहले आप। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ सेजल, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलती रहे और मैं चुपचाप सुनती रहूँ। चुपचाप तो मैं भी सुनने वाली नहीं हूँ। आप बड़े हो इसीलिए ज्यादा बोल नहीं रही, वरना क्या? अरे मैं डरती नहीं हूँ किसी से, अभी जानती नहीं है तू मुझे। अगर आप ये करना चाहती हैं तो ठीक है, बता ही दो कि आप क्या हो। अरे मैं भी तो देखूं चमेली आंटी कि किस खेत की मूली हो आप। दोनों में काफी बहस होती है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत खरी खोटी सुनाने लगती हैं। ये लड़ाई सुमन अपनी बालकनी से देख रही होती है। सुमन को लोगों के घर मांगने में और फिर दूसरों के घर पे चुगली करने में बहुत मजा आता था। वो यही करती थी। कुछ दिनों बाद सुमन चमेली के घर खुशबू सूंघते हुए जाती है और चमेली से कहती है, अरे चमेली आंटी, ऐसा भी क्या बना रही हो जो पूरे मोहल्ले में बस आपकी ही खुशबू फैली हुई है? तू ठीक तो है ना सुमन? मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, मुझे पता है तू खुश होने का नाटक कर रही है, लेकिन मन ही मन तू बहुत उदास है। और हो भी क्यों ना, आखिर जिसका पति किसी पराई लड़की के साथ होटल में जाए, वो औरत करे भी तो क्या करे। क्या कुछ भी बोले जा रही हो? मेरा पति क्यों भला होटल जाने लगा? आप ना आग मत लगाओ, मुझे पता है कि आप झूठ बोल रही हो। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी, ये सच है।
तुम्हारा पति एक लड़की के साथ होटल गया था, मैं तो वही बता रही हूँ। रहने दो, ये सब बकवास मुझसे मत करना, झूठ है ये सब, मुझे पता है। सुमन को चमेली की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। दिन में ही सुमन अपना फोन लेकर सेजल के घर जाती है और कहती है, मैंने सुना है तुमने वाईफाई लगवाया है, जरा पासवर्ड देना। वैसे सही है, तुम खुद को दूसरी चीजों में उलझा रही हो। कम से कम दुख तो नहीं होगा ना इससे ज्यादा। तुम्हें वाईफाई का पासवर्ड दे देती हूँ, फिर तुम फोन में हंसी मजाक वाली वीडियो देखना, कम से कम कहीं से तो खुशी आएगी। मैं तो पहले से ही इतनी खुश हूँ, मुझे अब और कौन सी खुशी चाहिए। अरे तुम मुझे अपनी सहेली ही समझो। देखो मैं जानती हूँ तुम्हारा पति किसी और औरत के साथ होटल जाता है और ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें अपना दुख छुपाने की जरूरत नहीं है मुझसे। किसने कहा ये सब? अरे पूरा मोहल्ला जानता है ये बात तो। देखा भी था तुम्हारे पति को होटल में एक लड़की के साथ जाते हुए। सुमन को पड़ोसियों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर अपने कपड़े पैक करने लग जाती है। कुछ देर बाद सुमन का पति मोहन आता है। मोहन को देखकर गुस्से में चिल्लाती है और कहती है, आ गई गुलछर्रे उड़ाकर, आप किसके साथ होटल घूम रहे हो? शर्म आती है या नहीं? घर में पत्नी बैठी है और किसी लड़की के साथ होटल जा रहे हो आप? ये क्या बोल रही हो? कौन सा होटल, कौन सी लड़की? ज्यादा ना चालाक बनने की कोशिश मत करो, मुझे ना सब पता चल गया है। होटल में घूम रहे हो ना, खुद बता दो, वरना ऐसा कलेश करूंगी कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मुझे आस पड़ोस के लोग भी यही बता रहे हैं। वो तो मजाक बना रहे हैं कि मेरा पति किसी होटल गया था लड़की के साथ। अब मैं समझा। अरे वो हमारी छुटकी है ना, उसका इंटरव्यू था होटल मैनेजमेंट का, तो वहीं लेकर गया था और उसे उस दिन वो रमेश जी ने भी देखा था, पड़ोस वाले। अच्छा, अब समझा। मैं छुटकी को इंटरव्यू के लिए होटल लेकर गया था और लोगों ने गलत सोचा और तुम भी उनकी बातों में आ गई। नहीं ऐसा नहीं, वो तो मैं क्या? अरे किसी की बात पर इतना भरोसा कर लिया तुमने? आप सही कह रहे हो, वो गलती मेरी ही है। लोग तो मजे ले रहे थे हमारा झगड़ा करवाकर और मैं उनकी बातों में आ गई। सुमन की गलतफहमी दूर हो जाती है और वो अपने पति से माफी मांगती है। अगली सुबह सुमन फिर से चमेली के घर जाती है। खुद से बात करते हुए कहती है, नहीं सुमन, तू बहुत गलत करती है। कल लोगों की बातों में आकर तू अपना ही घर तोड़ने चली थी। सुमन चमेली का दरवाजा खटखटाती है। थोड़ी दही चाहिए। अभी लाती हूँ। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। सुमन चमेली से दही लेती और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुमन फिर कभी मांगने के बहाने जाकर चुगली नहीं करती। पुष्पा ने अपने बेटे राजीव की शादी कुछ ही समय पहले की थी, लेकिन इन दोनों में पुष्पा की बहू रजनी को ऐसा महसूस होने लगा था कि वो अपने ससुराल में नहीं किसी जेल में है। एक रोज पुष्पा के घर उसकी पड़ोसन का आना होता है और पुष्पा की बहू रजनी बिना घूंघट के चाय लेकर आती है। बहू, तुझे कितनी बार समझाया है, सर से पल्लू सरकने मत दिया कर, लेकिन तुझे खुद की इज्जत संस्कारों का ख्याल तो रहता नहीं, लेकिन अपने साथ मेरे परिवार की भी नाक कटवाने पर लगी है। माँ जी, मेरा घूंघट में दम घुटता है और मैं ठीक से चल भी नहीं पाती हूँ, और आप तो जानती हैं कि मैं कितनी बार गिरी हूँ इस घूंघट के चलने के चक्कर में। अरे पुष्पा, तू इसे इतना क्यों सुना रही है? भला घर में अभी कौन सा इसका जेठ या ससुर बैठा है? हम दोनों ही तो हैं। तू नहीं जानती, अगर इसे सबके सामने घूंघट करने की आदत नहीं रही तो ये घूंघट में रहेगी भी नहीं। जैसे ही पुष्पा अपने बहू का घूंघट करती है और रजनी भी किचन की तरफ बढ़ती है, वो 4 कदम चलकर ही गिर पड़ती है। ये देखकर पुष्पा बोलती है, भगवान बचाए ऐसे कम दिमाग और गवार बहू से। पुष्पा, तू अपनी बहू पर कुछ ज्यादा ही सख्ती नहीं दिखा रही है? अगर यही सब तेरी बेटी के ससुराल वाले करे तो तुझे कैसा लगेगा? अरे कोई मेरी बेटी के साथ कुछ करके तो देखे, पूरा खानदान लेकर पहुंच जाऊंगी बेटी के ससुराल। हाँ, क्यों नहीं, वो बेटी है और ये बहू। चलती हूँ, मुझे भी घर में बहुत काम है। रजनी को अपनी सास और ससुराल की पाबंदी जेल जैसी लग रही थी। एक रोज देर शाम पुष्पा दूध वाले से दूध ले रही होती है, तभी रजनी किसी काम से हॉल में आती है, वो भी घूंघट में।
बहू, क्या चाहती है तू? अगर तुझे मेरी इज्जत नीलाम करवानी है तो बता दे। जब मैं दूध वाले से दूध ले रही थी तो बाहर आने की क्या जरूरत थी? लेकिन माँ जी, मैं तो घूंघट में आई थी। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप पर या इस घर की इज्जत पर सवाल उठे। तेरे पायल कहाँ है? मैंने कहा है ना, उसे पहन कर रखा कर। जब वो बजेगा तो मुझे पता तो लग जाएगा कि तू आ रही है, या फिर तेरे ससुर को, बाहर वालों को, और वो हट जाए वहाँ से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिस पायल की आप बात कर रही हो ना माँ जी, वो मेरे लिए किसी पैरों की बेड़ियों से कम नहीं है। आज के समय में ना जाने मुझे कैसे ही ससुराल मिल गया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। रजनी की सास पुष्पा का रजनी को हर बात पर रोकना टोकना अब पसंद नहीं आ रहा था। एक रोज रजनी अपने पति राजीव से कहती है, सुनिए जी, माँ जी ने मुझे घर में कैद कर रखा है, जैसे मैंने ना जाने कौन सा अपराध कर दिया हो। मुझे आज आपके साथ फिल्म देखने जाने का मन कर रहा है बहुत। देखो माँ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि घर की औरतें बाहर जाएं। और अगर तुम्हें इतना ही मन है फिल्म देखने का तो अपना काम धाम करके मेरे लैपटॉप में अच्छी अच्छी फिल्म देख लिया करो। जी आप सही कह रहे हैं। मैं इस घर की बहू हूँ और इस घर की बहू ना तो बाहर जा सकती है और ना अपने मन का कुछ कर सकती है। अब इस बात को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। घर के नियम और कायदों को संस्कार समझ करके रहना सीखो, यही औरतों के लिए अच्छा होता है। माँ, अब और नहीं सहा जाता मुझसे। ये चार दीवारी, ये कैद, इसमें मेरा दम घुट रहा है। कहाँ आपने मुझे शेरनी बना कर रखा था, दुनिया दिखाई, कभी किसी चीज की पाबंदी नहीं लगाई। वहीं आज मेरा ससुराल मुझ पर औरत होने के ताने दे रहा है। रजनी अब अपना भी मन मना चुकी थी कि उसकी सास ससुर पति जो कहें वो रजनी चुपचाप सुनती रहेगी और करती रहेगी। एक रोज पुष्पा हॉल में बैठी होती है, तभी एक आदमी पुष्पा के घर आता है। अरे अम्मा जी, आपका सिलेंडर आया है? सिलेंडर तो पिछले ही सप्ताह मंगवाया है। लगता है मेरे बेटे ने फिर से बुक कर दिया। जी जी, आप देख लीजिए, लेकिन क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? गला सूख गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू, अरे ओ बहू, रहने दे, वो किसी काम में होगी, मैं ही लेकर आती हूँ। अरे कहाँ गया ये? अभी तो यही था। अब जैसे ही पुष्पा उस आदमी को इधर उधर ढूंढने लगती है, वो आदमी अचानक से पुष्पा के पीछे से आकर पुष्पा का मुंह बंद कर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। अरे चिल्लाने की जरूरत मत करियो अम्मा, होशियारी दिखाई ना तो जान से हाथ धो बैठेगी। चुपचाप से गहने उतार और रख टेबल पे। करम जला भागा, मुझे अम्मा भी बोल रहा है और लूटने भी आया है। और एक मेरी बहू है, उसे तो एक बार तो आकर देखना चाहिए कौन आया है क्या नहीं। अब पुष्पा भी लाचार थी, वो कुछ कर भी नहीं सकती थी और वो चिल्लाती भी कैसे। उस आदमी ने तो पुष्पा के मुंह पर हाथ रख रखा था। पुष्पा भी अपने गहने और जेवर उतार कर टेबल पर रख देती है। अरे ओ बुढ़ी अम्मा, मेरे जाने से पहले ना अगर तू चिल्लाई तो सोच ले तुझे खल्लास करके ही जाऊंगा। और मेरे जाने के बाद पुलिस में गई, रिपोर्ट की, तो आज तो अकेला आया हूँ, कल पूरी गैंग को लेकर आऊंगा और फिर पूरी जिंदगी रोती रही हो तू। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई तू? यहाँ तेरी सांस लुट गई, बर्बाद हो गई। माँ जी, क्या हुआ आपको? आप गिरी कैसे? माँ जी उठिए, आराम से। अरे कहाँ मर गई तू? यहाँ एक आदमी घर में घुस आया सिलेंडर वाला हूँ कहकर, और देख मेरा कान का, गले का, मेरे सोने का कंगन सब ले गया। करम जला अभागा, कभी खुश नहीं रहेगा। हाँ है मेरी फूटी किस्मत। पुष्पा खूब हल्ला करने लगती है। आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं और पुष्पा सबको रो रो कर बता रही होती है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। अरे तू जितना अपनी बहू को कोस रही है उतना ही तू खुद को भी गालियां दे, क्योंकि तू ही तो है जो अपनी बहू को किसी बाहरी आदमी के सामने घूंघट तक नहीं उठाने देती, तो फिर वो बेचारी उस आदमी के सामने कैसे आती? मैं तो इसे संस्कार सिखा रही हूँ, लेकिन सबको लगता है कि मैंने बहू को कैद कर रखा है। अरे कोई इसे बताओ तो,
घर में कोई आया है, कौन है, कहाँ का है, ये सब जानना इसका फर्ज नहीं। पुष्पा अब भी अपनी बहू को इन सब का जिम्मेदार मान रही थी, बल्कि पुष्पा ने ही बहू को घर में कैद रखने, किसी के सामने बाहर ना आने और घूंघट में रखने की कस्में खाई थी। अब देर शाम राजीव आता है तो पुष्पा से सारी कहानी सुनता है। माँ, आपने इसकी सही हालत कर रखी है। ये घर में ही रहने के लायक है। इसे इतना समझाते हैं तब भी समझ में नहीं आता। घर में कोई घुस आया है और उसने माँ के ऊपर चाकू रख रखा है। बेटा, मैं चिल्लाई भी लेकिन ये नहीं आई। आज तो वो मुझे मार ही देता, लेकिन भगवान भी चाहते हैं मैं अभी और जीऊं। लेकिन माँ जी ने तो मुझे कहा था कि किसी के सामने मत आना, और जब एक अनजान आदमी आया तो मैं उसके सामने कैसे आ सकती थी? एक तो गलती करती हो, ऊपर से जुबान भी लड़ाती हो। रजनी को उसके ससुराल वाले बहुत परेशान कर चुके थे। वो भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी कि कहीं किसी के साथ झगड़ा ना हो जाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। ये बात भी पुरानी होने लगी थी। ऐसे ही एक रोज रजनी हॉल में झाड़ू लगा रही होती है और पुष्पा टीवी देखने में लगी होती है। माँ जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? माँ जी बोलिए, क्या हुआ? रुकिए, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। सीने में दर्द। अब जल्दी से रजनी बाहर जाती और पास से गुजर रहे ऑटो वाले को रोककर अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है और अपने पति को भी हॉस्पिटल बुला लेती है। क्या हुआ माँ को? और तुम्हें किसने कहा कि घर से बाहर निकलो, जो यहाँ तक चली आई? माँ को जरूर तुमने ही गुस्सा दिलाया होगा। जी, आप हैं पुष्पा जी के साथ। वो अब पहले से बेहतर हैं और खतरे से बाहर भी। अगर आप थोड़ा भी और समय लगाती तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। राजीव को सब समझ आ जाता है। इधर जब रजनी पुष्पा से मिलने अंदर जाती है तो घूंघट कर लेती है। बहू, घूंघट हटा ले। आज मुझे एहसास हुआ मैंने तुझे घर की 4 दीवारों में बंद रखकर कितना बड़ा अपराध किया है। आज ये मेरी जान भी तेरी ही दी हुई है बहू। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? आप ये सब भी तो मेरे भले के लिए ही कर रही थी, ताकि मैं बाहर न जाऊं, लोगों की गंदी निगाहें मुझ पर ना पड़े। पुष्पा को भी एहसास हो चुका था कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन आज अगर रजनी उसे हॉस्पिटल नहीं लाती तो उसकी जान भी नहीं बच पाती।